हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। डियर, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रैंड स्ट्रैटेजीज का कुछ पार्ट करवाया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 से 20 नंबर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कवर करती है, राइट डियर। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर मैं कह सकती हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सबसे मेजर पार्ट है उसे समझना है तो उसमें सबसे पहला नंबर ग्रैंड स्ट्रैटेजी का आता है, राइट डियर। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डियर। ग्रैंड स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बता दी थी डियर। ये मैं आपके को कुछ थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूं कि मैं ऑलरेडी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर चुकी हूं, राइट डियर। तो मैं आपके साथ स्टेबिलिटी को डिस्कस कर चुकी हूं, एक्सपेंशन को डिस्कस कर चुकी हूं, इंटेंसिफिकेशन जिसको हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं उसको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके जो सारे तीनों टाइप्स हैं, किस तरीके से हम करते हैं इंटेंसिफिकेशन को, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटीग्रेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने लिंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई थी और जहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रैटेजी बताई थी। यानी इंटीग्रेशन का मैं ये पूरा पार्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के लिए यानी आज के लेक्चर में मैं अगर बात करती हूँ तो हमें क्या डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डाइवर्सिफिकेशन। तो बेटा डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कन्वर्ट करना चाह रही है, अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये मोड को अपनाया जाता है। और जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यानी एक्सपेंशन में ही डाइवर्सिफिकेशन है, राइट डियर। क्योंकि एक्सपेंशन, अब डाइवर्सिफिकेशन हम किसका पार्ट ले रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन किसका पार्ट है? एक्सपेंशन का। यानी डाइवर्सिफिकेशन किसके लिए हो रहा है? पॉजिटिव के मैनर में हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन किस लिए हो रहा है? पॉजिटिव मैनर में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है और वो अपने काम को बढ़ाना चाहती है, अपने और उस पैसे से और पैसा बनाना चाहती है। जैसे जनरली कहते हैं ना कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट से वो क्या चाहता है? रेवेन्यू कमाना चाहता है, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है कि क्या इसकी जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या उसकी रिटर्न होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन में उन मोड्स को डिस्कस करते हैं कि किसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है किसमें जाना चाहती है, या वो कौन सा मोड है जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने पहले ही डिस्कस कर ली डियर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। अब हम डिस्कस करेंगे आज क्या बेटा जी? डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन अभी अभी मैंने बोला, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? बिल्कुल अपने काम को यानी अपने बिजनेस को जब एक्सपैंड करने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? एक्सपैंड करने की बात हो रही है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो किस मोड में है? ये जो एक्सपेंशन है ये किस मोड में है? क्या ये रिलेटेड बिजनेस से ही मिलता जुलता है या क्या ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल अनरिलेटेड है? ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है बेटा? अनरिलेटेड है। तो डाइवर्सिफिकेशन दो ही तरीके से होते हैं, या तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड बिजनेस होगा या उससे अनरिलेटेड होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं बेटा जी। जैसे मान लीजिए कोई फैब्रिक इंडस्ट्री पहले किड्स गारमेंट्स को बनाती है, यानी कोई फैब्रिक इंडस्ट्री अगर पहले सिर्फ किड्स गारमेंट्स को बनाती है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए
वो टीनेजर गारमेंट्स भी बनाना शुरू कर देती है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो रिलेटेड एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा? रिलेटेड एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि चाहे किड्स गारमेंट्स हो चाहे टीनेजर गारमेंट्स हो, है ये दोनों ही फैब्रिक का पार्ट, यानी दोनों ही फैब्रिक इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। बना वो गारमेंट्स ही रहा है, पहले वो किड्स गारमेंट्स बना रहा था, अब वो टीनेजर गारमेंट्स बना रहा है। समझ रहे बात बेटा जी? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं लाइव एग्जांपल या बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज, बेटा आप देखते हैं हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज, अब चाहे कोई भी अब होंडा है, राइट? होंडा सब कार्स भी बनाती है, राइट? बाइक्स भी बनाती है, ठीक है? होंडा की स्कूटीज भी आती हैं, होंडा एक्टिवा आपने सुना ही होगा, ठीक है ना? तो होंडा कार बना रही है, बाइक बना रही है, तो बेसिकली ये जो कार्स और बाइक्स, अब यहां पे वर्जन तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये सारे जो एक्सपेंशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही, राइट? अब मैं बात करती हूं आईटीसी की। आईटीसी का नाम सभी ने सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है मैम। आईटीसी सिगरेट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस थी, ठीक है जी? आईटीसी की सिगरेट्स बहुत फेमस थी जी, राइट? आईटीसी सिगरेट्स बनाती थी, यानी टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे सिगरेट्स में, लेकिन आईटीसी ने स्टेशनरी बनाना शुरू किया। क्लासमेट्स के नाम से आती हैं, आपने सुना होगा बेटा। तो ये जो क्लासमेट्स की, सबसे पहले क्लासमेट का क्या आया था? बिल्कुल नोटबुक आई सबसे पहले क्लासमेट की। तो जब आईटीसी ने यहां से यहां एक्सपेंड किया तो ये तो रहा अनरिलेटेड एक्सपेंशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन जब उसने स्टेशनरी मार्केट में एंटर किया और नोटबुक बनाई, और कुछ समय बाद स्टेशनरी मार्केट में ही एक्सपेंशन करके उसने पेन्स बनाने शुरू किए, पेंसिल्स बनानी शुरू की, इरेजर्स बनाने शुरू किए, शार्पनर बनाने शुरू किए, या मैं और भी कहूंगी और भी जो स्टेशनरी प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने शुरू किए। तो ये वाला एक्सपेंशन उसका क्या रहा? यहां से यहां तक का जो सफर है वो क्या रहा? रिलेटेड। एक ही कंपनी में आप देख रहे हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी है और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, इस अनरिलेटेड या कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज हैं डियर, कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इतने डिफरेंट एरिया में है जहां पर उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ही अलग अलग तरीके से है। लाइक अगर मैं बात करूं तो रिलायंस कितने सेक्टर्स में है आप शायद जानते भी नहीं होंगे। रिलायंस उस सेक्टर में है, राइट? रिलायंस रिफाइनरी, राइट डियर? रिलायंस कम्युनिकेशन, जियो बहुत बड़ा एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है बेटा? रिलायंस रिटेल मार्केट में है, रिलायंस फूड मार्केट में है, रिलायंस ज्वेल्स आपने शायद सुना होगा, रिलायंस फैशन इंडस्ट्रीज में भी है, रिलायंस ट्रेंड के नाम से। तो रिलायंस फ्रेश जो फूड इंडस्ट्रीज का मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको। तो ये आप देखेंगे रिलायंस कितने सेक्टर्स में है और सारे सेक्टर्स एक दूसरे से अलग हैं। सारे सेक्टर्स क्या हैं, सारे इंडस्ट्रीज क्या हैं, एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल अलग है। कहां फूड, कहां ज्वेलरी, कहां वो एक जगह रिलायंस फ्रेश पे सब्जी बेच रहा है, दाल चावल आटा चीनी बेच रहा है, और कहां वो रिलायंस ज्वेल्स पे सोना चांदी और हीरे बेच रहा है, ठीक है? कहां वो एक जगह कपड़ा बेच रहा है, कहां वो कम्युनिकेशन में भी है, जियो में। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर्स हैं, राइट डियर? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट के लिए,
राइट डियर, या मैं कह सकती हूं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप भी बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट वर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लाइक टाटा टीसीएस कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कम्युनिकेशन में बहुत सारे सेक्टर्स हैं डियर टाटा के, ठीक है, तनिष्क, टाइटन, बहुत सारे से। कहां वो एक जगह वॉच बेच रहा है, चश्मे बेच रहा है, सोना बेच रहा है, हीरा बेच रहा है, कम्युनिकेशन में कहां लोहा और कहां सोना, स्टील में, मोटर्स, कंसल्टेंसी। तो सारे जो सेगमेंट हैं आप देखेंगे बेटा जी, सारे सेगमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हटके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन। जो कंपनी, अब यहां पर बात समझो बेटा, जो कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अपने काम में ही एक्सपेंशन चाहती है, यानी अपने काम कोई और उसी मेथड में बढ़ाना चाहती हैं, तो वो तो रिलेटेड हो गया, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया एक्सपेंशन में। जो कंपनीज कुछ नया करना चाहती हैं, हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित होती हैं, हमेशा कुछ नया करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करती हैं, ऐसी कंपनीज कॉन्ग्लोमेरेट होती हैं, यानी अनरिलेटेड होती हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, यानी हमेशा उन्हें कुछ नया करने का मन करता है। तो ये ऐसी कंपनीज ग्रोथ भी बहुत हायर लेवल पर लेती हैं डियर। यहां हाई रिस्क होता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर यहां पर कामयाब होता है कोई भी कंपनी, तो वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, वाइडर लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है। बात समझ गए बेटा जी। तो ये जो चीजें हैं डाइवर्सिफिकेशन की, आपको बेटा जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है, आपको कुछ एग्जांपल्स माइंड में रखने हैं और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अब तो यहाँ पर मैं आपको, देखो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो उस डायग्राम में आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था। देखो इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, और ये जो डायग्राम्स हैं, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया था बेटा, वही मैं आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको बहुत सिंपल मैनर में बताया है कि हमें किस किस तरीके से याद रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो हमें ये देखो बेटा, ये देखो इस तरीके से आपको याद रखनी है सारी स्ट्रेटेजीज, और बहुत इजीली याद भी हो जाएंगी। भैया एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हमें तीन तरीके से करते हैं हम, या तो कंसंट्रेट करते हैं अपनी ही मार्केट पे, या हम इंटीग्रेशन यानी इंटरलिंक करते हैं, आगे पीछे एक्सपेंशन करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम, या मर्जर एक्विजिशन इसमें आ जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन में, या फिर हम अपने काम को डाइवर्सिफाई करते हैं। अब डाइवर्सिफाई करते हैं तो या तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा या अनरिलेटेड होगा। आपको इस तरीके से याद करना है, रट्टा नहीं मारना बेटा, मगअप बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखेंगे, कोई भी क्रैमिंग या कोई भी मगिंग, ये मगअप वाला जो कंटेंट है, ये एग्जाम तक साथ नहीं देता। मैं आपको बहुत ही सिंपल मैनर बता रही हूँ बेटा, निमोनिक्स काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 10%, 90% आपको अपने खुद के एफर्ट्स देने पड़ते हैं, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं। ध्यान रखेंगे। तो मैं इसी वजह से बार बार आपको दबाव डाल रही हूं कि आपको जो भी करना है वो फ्लो चार्ट के थ्रू कीजिए। फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आपको बहुत अच्छे से याद आता है और आप एक बहुत अच्छे प्यारे तरीके से उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक तरीका छोटा सा बता रही हूँ ग्रैंड स्ट्रेटेजीज को याद करने का। ग्रैंड स्ट्रेटेजीज कितने तरीके की हैं? ग्रैंड स्ट्रेटेजीज 4 तरीके की हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ये 4 वर्ड याद रखिए, याद रख सकते हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। सिंपल सी चीज है, या तो बिजनेस स्टेबल रहेगा या एक्सपैंड करेगा, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो रिट्रेंच करेगा, और अलग अलग सेगमेंट में सब कुछ हो सकता है। कॉम्बिनेशन में भी समझाऊंगी, पढ़ाया नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब एक्सपेंशन को मेजरली, तो एक्सपेंशन सबसे बड़ा पार्ट है। आप देख रहे होंगे इस फ्लो चार्ट में भी सबसे बड़ा जो वर्जन्स या टाइप्स या सब कैटेगरीज हैं वो किसके हैं? एक्सपेंशन के हैं। तो एक्सपेंशन 3 प्रकार से होता है, या तो कंसंट्रेट करोगे अपने ही बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, या आप क्या करोगे अपने बिजनेस से इंटीग्रेट, अपने बिजनेस को ही आगे पीछे इंटीग्रेट करोगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, राइट। अब वो तीसरा आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में या तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा। बस ऐसे याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा।
ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है बेटा जी बहुत अच्छे से। यहाँ पे छोटा सा पार्ट में यहाँ पर लिखवा रही हूँ डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लिखेंगे डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड, सबसे पहले रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, related diversification, when an organization takes up related activities within a wider industry situation, it termed as related diversification. It termed as related diversification, right dear? It termed as related diversification. अब इसमें आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल रिलेटेड में आप लिख सकते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आप लीजिए बजाज का एग्जाम्पल, सभी जानते हैं बजाज को, राइट? बजाज डियर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, आप देखेंगे, ठीक है। बजाज के पहले क्या आती थी, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, ठीक है, फिर बजाज के फैंस आने लगे, है तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ही, उसी में ही बढ़ रहा है। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक में ही किचन अप्लायंसेस जो आते हैं वो उसमें अब वो एक्सपैंड कर रहा है, तो बजाज इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं उषा का, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। उषा के बेटा पहले सिर्फ स्विंग मशीन आती थी, आपने सुना होगा उषा की सिलाई मशीन होती है ना, जो मम्मी घर में कपड़े सिलती हैं, कभी आपके कपड़े फटफट जाते होंगे तो सिल देती होंगी, लड़बड़ के आते होंगे तो, ठीक है, ठीक है जी। तो उषा की स्विंग मशीन आती थी पहले सिर्फ, अब उषा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। उषा के फैंस बहुत फेमस हैं, और उषा का आपका मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मिक्सर एंड ग्राइंडर। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेट भी कहते हैं। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, तो कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से पूछा जाएगा बेटा, अनरिलेटेड के नाम से बहुत ही रेयर होता है जब ये पूछा जाए, कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट में लिखेंगे अ कॉन्ग्लोमेरेट टेक्स अप such activities which are unrelated to the core business, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, आईटी से का एग्जांपल दिया, रिलायंस ग्रुप का एग्जांपल दिया, टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल दिया, तो इसके अंदर तो मतलब भरमार है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये था, नोट कर लीजिएगा बेटा, जिसने नोट नहीं किया हो प्लीज। ये मैंने आपके साथ बेटा जी ये पूरा डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी।
हो चुका बेटा, पीछे वाला भी नोट कर लिया, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन? यस, प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, नाउ वी डिस्कस हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई बेटा, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को कंसेंट्रिक भी कहते हैं। एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को हम कंसेंट्रिक भी कहते हैं, जैसे अनरिलेटेड को कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं ना, तो रिलेटेड को हम कंसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी, डन? ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा जी? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जहां पर कंपनी अपने आप को रिट्रेंच करती है, यानी रिट्रेंच मतलब क्या होता है? डिफेंस, अपने आप को बचाना, डिफेंसिव मोड में आना। मतलब एक तरीके का हम कहेंगे कि हमारे जो भी लायबिलिटीज हैं उनको खत्म करने की कोशिश करना। यानी जब हमारी कंपनीज के जो हमारी कंपनीज के से जो लेनदार बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिनको हमें देना है पैसा, ठीक है, पे ऑफ करना, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हिंदी में कहूं तो लेनदार, इंग्लिश में कहूं तो लायबिलिटीज, जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है। तो वो जब बढ़ जाती हैं तो कंपनी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जब कंपनी के बुरे हालात आ जाते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से कहूं तो कंपनी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खर्चे ज्यादा आमदनी कम, खर्चे ज्यादा आमदनी कम, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। अब कहोगे आप मैडम बुरे हालात में भी स्ट्रैटेजी, बेटा सबसे ज्यादा तो स्ट्रैटेजी बुरे हालात में ही अपनानी पड़ती है, वहीं पर स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम करती है कि अब क्या किया जाए, अब तो कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है? सबसे पहले तो कंपनी जो भी छोटा मोटा है उसको बचाने की कोशिश करती है, और उसको समेटते हुए कुछ थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो भी उसकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है उनको लगाते हुए पूरे एफर्ट्स के साथ में अपनी कंपनी को दोबारा से बूम अप करने की कोशिश करती है, या मैं कहूंगी दोबारा से एक बार कोशिश करती है कि हाँ शायद उम्मीद की कोई किरण मिल जाए और मैं सरवाइव कर जाऊं। जैसे नोकिया ने किया था, नोकिया लूमिया के थ्रू किया था ना। नोकिया ने जाते जाते बिल्कुल कगार पे था, डूबने के कगार पे, और लूमिया निकाला था, लॉन्च किया था नोकिया लूमिया फोन, ठीक है। वो फोन चला भी था, लेकिन नोकिया के पास, नोकिया इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ गई थी उसकी, या वो इतने अंडर स्ट्रेस में आ चुका था, इतना ज्यादा कंपनी का जो स्ट्रेस पार्ट बढ़ चुका था कि वो उसे भरपाई नहीं कर पाया। तो हुआ क्या, सभी जानते हैं नोकिया के बारे में, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को हम, जब कंपनी जाते जाते भी अपने पूरे एफर्ट्स लगाती है और अपने पूरे एफर्ट्स को कंपनी को दोबारा सर्वाइवल मोड पे लाने के लिए कोशिश करती है कि हाँ शायद कुछ हो जाए, उम्मीद की आखिरी किरण, उस उम्मीद की आखिरी किरण को हम कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं बेटा जी? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। तो रिट्रेंचमेंट की सबसे पहली स्ट्रेटेजी है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, और जब ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है तो कंपनी को कहां जाना पड़ता है? अगली स्ट्रैटेजी डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचकर लायबिलिटीज को खत्म करती है, यानी पे ऑफ करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और जब इससे भी काम नहीं चलता
तो फिर आती है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। अब आप कहेंगे मैम लिक्विडेशन और डाइवेस्टमेंट में क्या फर्क है? वहां पर भी बेचना पड़ रहा है, वहां पर भी बेचना पड़ रहा है। लिक्विडेशन में भी कंपनी के एसेट्स बिकते हैं और डाइवेस्टमेंट में भी कंपनी के एसेट बिकते हैं। तो भैया सबसे बड़ा फर्क यह है कि डाइवेस्टमेंट सिर्फ कंपनी तभी करेगी जब उसके एसेट ज्यादा होंगे और लिएबिलिटी कम होगी, और लिक्विडेशन जब करेगी जब लिएबिलिटी तो बढ़ जाएंगी और एसेट्स कम होंगे। वो कहेगी, हाथ खड़े कर लेगी, भैया जो कुछ है बेच बाच के ले लो अपना, मेरे पास तो नहीं है कुछ भी। लेकिन डाइवेस्टमेंट में क्या चालाकी है, देना मार्केट का 100 करोड़ है लेकिन एसेट्स तो 200 करोड़ के हैं, तो 100 करोड़ के बेच के क्यों ना चुका दूं, 100 करोड़ तो मेरे पास आएगा। समझ गए बेटा? जब मार्केट की लिएबिलिटी खड़ी है 200 करोड़ की और जेब में भैया 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ कहां से आएंगे? तो लिक्विडेट कर दो कंपनी। यह होता है डिफरेंस लिक्विडेशन और डाइवेस्टमेंट का। समझ गए बेटा? चलो जी, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और आखिरी में अंत में लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है बेटा? तो चलो जी, यहां पर वो गंगा नहा लिए, क्या बात है। चलिए, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का मैंने आपको एग्जांपल दिया और थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। भैया टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मैंने अभी नोकिया का एग्जांपल दिया था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में। बेटा एक और अच्छा एग्जांपल है जो आप वैसे तो नोकिया का भी लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन में, थोड़ा टेक्निकल आईटी पढ़ रहे हो तो क्यों ना आईटी का ही एग्जांपल लिखवा दूं। ठीक है ना? वेरी गुड। तो डेल का एग्जांपल लेते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में। डेल ने क्या किया था बेटा, 2006 में डेल ने अनाउंस किया, किसके लिए? अपनी कॉस्ट कटिंग को करने के लिए, मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग मेजर्स को देखते हुए उसने कहा कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचेगी। मतलब डेल का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डेल अपने डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू बेचेगी और किसी को अपना प्रोडक्ट नहीं देगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसको इस अनाउंसमेंट से बहुत बड़ा घाटा हुआ और 2007 में डेल ने तुरंत अपना जो डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी का जो अनाउंसमेंट था, उसे जो डिसीजन था, उसे विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी? और अपने जो सिस्टम्स या डेल के जो कंप्यूटर्स या एसेसरीज थी वो रिटेल आउटलेट में के थ्रू बेचनी शुरू कर दी। और आज आप देख सकते हैं कि जो डेल है बेटा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर रिटेलर है। सभी जानते हैं डेल को बहुत अच्छे से। शायद आपके पास भी लैपटॉप हो, मेरे पास भी डेल का ही लैपटॉप है भैया। ठीक है? तो जो डेल है वो इंडिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर रिटेलर है। तो कुछ कंपनीज कोई रॉन्ग डिसीजंस की वजह से हैवी लॉसेस में चली जाती हैं, लेकिन वक्त रहते अगर वो डिसीजंस को विड्रॉ कर लेती हैं तो वो अपनी पोजीशन फिर पा जाती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी बेवकूफियां कर देती हैं कि वो अपने डिसीजंस को वापस नहीं लेती और उन्हीं पर अटल रहती हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि या तो वह कंपनियां डाइवेस्ट हो जाती हैं या उन्हें अंत में लिक्विडेट करना पड़ता है। समझ गए भाई? वेरी गुड। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को मैंने आपको समझा दिया, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को मैंने आपको समझा दिया, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी को मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बारे में मैं लिखवाऊंगी इस ब्रेक के बाद। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।